वेलकम टू आईआईटीएन मास्टर। मेरा नाम जितेश भगत। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। छोटा सा टॉपिक है बट इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, भर भर के एक्सेप्शंस है, राइट। तो बढ़िया से पूरा एंड तक वीडियो देखना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है ना। आ रहा है तो जरूर कमेंट किया करो। कुछ अगर डाउट्स रहता है तो कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके पूछ लिया करो अगर कुछ डाउट्स रहता है तो। चलो काम पे आते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के, किसी भी एटम के, गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक। गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितना एनर्जी रिलीज होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to valence shell of an isolated gaseous neutral atom, ये तो याद ही हो गया होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी यही था। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स गैस, ठीक है, गैसियस है, आइसोलेटेड है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बना एक्स गैस और इस पर माइनस चार्ज आ गया, तो इसमें जो डेल्टा एच होगा यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मुद्दे की बात यह है कि सामान्यतः जनरली इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालते हो तब तो एनर्जी देना पड़ता है, वो आयोनाइजेशन था। और जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जनरली, बहुत जगह पे नहीं भी, बहुत जगह पे एनर्जी देना भी पड़ेगा, वो पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो जनरली एनर्जी इसमें रिलीज होती है, तो द रिलीज एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। इसको छाप लो फटाक से, समय वेस्ट नहीं करो, जल्दी जल्दी छापा करो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये बोलता है द एंथैल्पी चेंज। वो क्या बोला, द एनर्जी रिलीज या एंथैल्पी रिलीज, ये बोलता है द एंथैल्पी चेंज when one electron is added to outermost orbit of an isolated gaseous neutral atom। एंथैल्पी चेंज मतलब रिलीज हुआ तो नेगेटिव लेंगे और अगर देना पड़ा तो पॉजिटिव लेंगे, समझ गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, बस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था, एनर्जी रिलीज्ड, तो जो रिलीज होगा उसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है द एनर्जी रिलीज्ड, तो जो रिलीज होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर देना पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है और मैं लास्ट में बताऊंगा भी, ये वैसे अभी बता ही दे रहा हूं कि अगर मान लो एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, और एनर्जी देना पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव लेंगे। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, रिलीज हुआ नेगेटिव, देना पड़ रहा है पॉजिटिव। इसी वजह से इस दोनों में एक बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है, बात मैं समझा चुका हूं, ठीक। आई होप तुम लोगों को समझ भी आ गया होगा और तुम छाप भी चुके होगे। अब ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, देखो, जैसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता था वैसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। कोई भी एलिमेंट है उसमें एक बात ध्यान रखो कि तुमने पहला इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया, मान लो एक्स ही है, ठीक है, गैसियस है, इसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बन गया एक्स माइनस गैसियस, ठीक है सर। इसके लिए जो है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जनरली जो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, या मान लो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखता हूँ डेल्टा एच ई जी, ये मान लो कुछ आया, कुछ मान लो -100 कुछ किलो जूल पर मोल आया, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ये -100 आया मान लेते हैं, ठीक है, एनर्जी इसमें रिलीज हुआ है। तो जो दूसरा होगा भाई, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर रहे होगे, अब जो तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो तुम न्यूट्रल एटम में नहीं ऐड कर रहे हो, अब तुम नेगेटिव चार्ज वाले में ऐड कर रहे हो। और तुम समझो कोई नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, और उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो रिपल्सन होगा कि नहीं, घोर रिपल्सन होगा। एक इलेक्ट्रॉन पहले से तुम ऐड कर चुके हो, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज वाले पे ऐड करने जाओगे, रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन के अगेंस्ट तुमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उसमें एनर्जी देना पड़ेगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो
यहाँ पे x 2- हो गया, और इसका जो डेल्टा एच ईजी आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर ये -100 है तो ये प्लस आएगा, और हमेशा याद रखना इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा ही रहेगा। तो मान लेते हैं ये 250 लग गया, ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, बट ये बात हमेशा समझना कि जितना इसका मैग्नीट्यूड है, पहले वाले में जितना एनर्जी रिलीज हुआ है उससे ज्यादा एनर्जी दूसरे वाले में देना पड़ेगा। इसी वजह से अगर मैं ओवरऑल पॉली नेगेटिव एनायन बना रहा हूं, मतलब पॉली नेगेटिव का मतलब है कि उस पर एक से ज्यादा माइनस चार्ज है, -2 -3, 2-3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया हो, तो उसका नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही आएगा। ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, ठीक। नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन टोटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हमेशा अगर पहले में x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है तो दूसरे में x से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। इसी वजह से जब तुम ओवरऑल ऐड करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान में रखना। समझ गए? जैसे मान लो O2- तुमने बनाया तो पॉजिटिव होगा, जैसे तुमने N3- बनाया तो इस सब का जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। समझ आया बात? क्यों? वो भी समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। चलते हैं आगे। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। सिंपल बात है, समझो। देखो, ये तुम्हारा न्यूट्रल एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये चला गया X+ में, तो अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो यही बनेगा कि नहीं? तो अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं दोनों का, पहले वाले में आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ रहा है, दूसरे वाले में एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड यहां पे लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। ये होगा कि नहीं? क्योंकि x में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो X+ बना, तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब अगर मैं इसी में एक इलेक्ट्रॉन वापस से ऐड करूं तो जितना ये लगा था उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर कट बात है, सही है, याद रहेगा? ठीक है। इसी सब पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इसी टाइप का क्वेश्चन आज लास्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझो। एक बात सुनो, एक बात समझो, यहां पे तुमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो देखो जितना छोटा साइज रहेगा उतना पास रहेगा न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस उसको उतनी आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। सिंपल ये बात दिमाग में बिठा लो, जितना पास रहेगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग लगा पाएगा और उसको खींच पाएगा अपने पास। समझे? तो साइज छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा, जो रिलीज हो रहा है एनर्जी, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी मोर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हाई। क्लियर? साइज छोटा होगा तो ज्यादा होगा, बट बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। कहां पे इसका यूज होगा? बहुत छोटा नहीं होना चाहिएगा, कि जैसे फ्लोरीन है और क्लोरीन है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखा जाए तो क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा साइज होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो उसका अपना इलेक्ट्रॉन है उसके और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा? आने में मुश्किल होगी, और इसी वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। ठीक, तो वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो पहली बात कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, सिंपल। अब जैसे मान लो Cl है और Br है, इसमें किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? क्लोरीन का। और Br और I में किसका होगा? आयोडीन का। अब तुम बोलोगे सर F का क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि उसमें दिक्कत है, वो बताता हूँ। ठीक, ये हो गया।
दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सिंपल सा बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज वैसे घटेगा, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास है कोई M+, M2+ और M3+, किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा और इसी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। ये किसका सीक्वेंस है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? आई होप सो। छाप लेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट? सोचो, शील्डिंग या स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, बताओ लल्लो? साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा। तो एज शील्डिंग इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। सो एज शील्डिंग इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। सही है? सही है? सही है। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड। अब एक बात बताओ, हाफ फील्ड पहले से स्टेबल है, फुल्ली फील्ड पहले से स्टेबल है, क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? तो उस केस में क्या होता है, तुम जबरदस्ती ठूसोगे, और अगर जबरदस्ती करोगे तो एनर्जी देना पड़ेगा, रिलीज नहीं होगा। तो याद रखना, इस सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर वो हाफ फील्ड है और फुल्ली फील्ड है तो P3 हो, P6 हो, D5 हो, D10 हो, अगर इस सब में तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, और एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो मुश्किल होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका बहुत कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबसेल, energy is required to add electron, energy is required to add electron। भाई साहब समस्या हो गई, एनर्जी देना पड़ गया उल्टा। यूजुअली एनर्जी रिलीज होता है बट यहाँ पे एनर्जी देना पड़ जाएगा, क्यों वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सेकंड पीरियड। देखो सेकंड पीरियड का बहुत ही अजीबो गरीब सीक्वेंस है, समझो क्यों। नियॉन को देखो फुल्ली फील्ड, बेरिलियम फुल्ली फिल्ड, कौन सा 1s2 2s2, तो S पूरा पूरा भरा हुआ है तो 1s2 2s2, ये भी क्या है, फुल्ली फिल्ड और वाइटल है। ये तो वैसे ही नोबल गैस है तो इसका तो वैसे ही बहुत ज्यादा होगा, ये क्यों एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। नाइट्रोजन हाफ फील्ड, नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फील्ड है, इसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है, और इनफैक्ट इन तीनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है। इन तीनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, मतलब इसमें एनर्जी देना पड़ता है। मुद्दे की बात यह है कि इसमें एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, रिलीज विलीज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ इधर क्या कंपैरिजन है। इधर अगर देखो तो यहां पे है बोरोन, बोरोन के बाद है लिथियम। देखो लिथियम का बोरोन से ज्यादा है, जबकि साइज देखा जाए तो बोरोन का छोटा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि लिथियम का है 1s2 2s1, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये फुल्ली फिल हो जाएगा, और ये है 1s2 2s2 2p1, एक लेके 2p1 से 2p2 होगा, तो कुछ खास फर्क नहीं आया, बट लिथियम फुल्ली फिल्ड हो जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसका साइज इससे बहुत ज्यादा है बोरोन से, बट फिर भी इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन से लिथियम का ज्यादा है। उसके बाद कार्बन है एज यूजुअल, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये इसका सीक्वेंस है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं एक निमोनिक बताता हूं, अभी मैंने बनाया है। निमोनिक है, नीचे बेंच पे नैन्सी बैठ के लिखती है या लिखी क्लास ऑफ। ठीक, ये अभी मैंने बनाया था इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगेगा तुमको, बट तुमको याद रह जाएगा। नीचे बेंच पे नैन्सी बैठ के लिखी क्लास ऑफ, ऐसे याद रखना। ठीक है, नीचे बेंच पे नैन्सी बैठ के लिखी क्लास ऑफ, याद रहेगा कि नहीं बोलो।
नीचे बेंच पे नैन्सी बैठ के लिखी क्लास ऑफ। याद रहेगा? ठीक है, ये इसका निमोनिक है, याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल चीजें ही केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछी जाती है, खास करके पीरियोडिक टेबल की अगर बात करी जाए तो। ये तो पीरियड में था। ग्रुप के अंदर जैसे ही तुम ऊपर से नीचे जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा, राइट? साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। लेकिन कैच क्या है? सेकेंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड ग्रुप से कम होता है। अभी जो बोला था फ्लोरीन और क्लोरीन वाला, सेकेंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड ग्रुप से कम होता है क्योंकि सेकेंड ग्रुप का साइज बहुत ही छोटा होता है। साइज इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन जब आएगा, अब जैसे मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है और बहुत छोटे साइज में वो 9 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा होगा उसको, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होगा रिपल्सन। उस रिपल्सन की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। जैसे क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा, ऑक्सीजन सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, राइट? सिलिकॉन का कार्बन से ज्यादा होगा, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। क्लियर? याद रहेगा ये सब? एल्यूमिनियम का बोरोन से ज्यादा होगा। ये बस याद रखना है। क्यों ऐसा हो रहा है वो तो मैं बता ही दिया, बाकी याद तो रहेगा ही ऑब्वियसली। अगर तुमको क्यों ऐसा हो रहा है वो याद है तो वो फैक्ट तो याद रहेगा ही तुमको। ठीक है, अब कुछ ऑर्डर्स हैं उसको देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि सेकेंड पीरियड का कम होगा थर्ड पीरियड से। वो देखो, क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये सीक्वेंस है किसका? 17th का, हेलोजन फैमिली का। यहां देखो ऑक्सीजन का बहुत कम हो गया, ऑक्सीजन सबसे कम हो गया। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोरियम और सबसे कम ऑक्सीजन का हो जाता है। याद रखना ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेटा दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ। और जो एनसीईआरटी की चीजें हैं उसको तो एकदम जुबान पे याद रखना, क्योंकि जेई और नीट के लिए एनसीईआरटी ही सबसे प्यारा है, उसी से उठा के सवाल पूछता है ज्यादातर इनऑर्गेनिक का। ठीक ना? यहां देखो फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का कम हो गया, तो सबसे पहले एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन। और मैं बता ही चुका हूं कि फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड है, फास्फोरस थर्ड पीरियड। जैसे यहां कंपेयर करना है, देखो सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, ये तो पता ही अपने को, थर्ड पीरियड का है। अब 16th ग्रुप का 15th ग्रुप से ज्यादा होगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है, इसका तो पॉजिटिव होता है बे। ये क्या है? ये हाफ फील्ड है। क्या है ये? हाफ फील्ड है। इसी वजह से इन दोनों से तो इसका ज्यादा ही होगा, तो ये सीक्वेंस आ जाएगा। इनफैक्ट ग्रुप 14 का भी 15 से ज्यादा होगा क्योंकि 15 क्या है? हाफ फील्ड है। तो सिलिकॉन, कार्बन, ये तो सीक्वेंस सही है, थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड। और इसका इससे ज्यादा होगा क्योंकि ये क्या है? हाफ फील्ड है, सेम। इसी वजह से ग्रुप 14 का और ग्रुप 16 का, दोनों का ग्रुप 15 से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके, जल्दी छाप लें। अब देखो ये एनसीईआरटी बूस्टर एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही जो मैंने बताया। अगर एनर्जी रिलीज हुई, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर एनर्जी रिलीज हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव लेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव लेंगे। अगर इफ एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज नेगेटिव। अगर एनर्जी देना पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव लेंगे। ये एनसीईआरटी लिखता है, और चूंकि एनसीईआरटी लिखता है तो याद जरूर रखना है। ठीक? और तो अगर देना पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव लेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव लेंगे। तो दोनों में माइनस का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एब्सोल्यूट जीरो पे डिफाइंड है, मतलब 0 केल्विन पे ही डिफाइन होता है। तो अगर बाकी टेम्परेचर पे तुमको निकालना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, वो तुमको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ओनली डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो, सो एट एनी अदर टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। किसी और टेम्परेचर पे इससे तुमको फाइंड आउट करना होगा। सही है? बस फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखना और तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है, बट तुम ये दिमाग में रखना क्योंकि एनसीईआरटी का चीज है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं इनफैक्ट। द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज,
फटाक से बताओ तो क्या आंसर होगा, मन में सोचो, अब मैं बताता हूँ। देखो पहला वाला फ्लोरीन से F माइनस में गया, इसमें तो एनर्जी रिलीज होगा, तो ये तो नेगेटिव होगा। क्लोरीन से Cl माइनस, ये तो बहुत नेगेटिव होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन। क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, ध्यान रखना। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किस में होता है? क्लोरीन वाले में। ऑक्सीजन से O2 माइनस गया, पॉली नेगेटिव एनायन बना, अभी बताया था। पॉली नेगेटिव आयन एनायन जब बनता है तो ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये तो आंसर सही है। हाइड्रोजन से H माइनस बना, ये भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि H जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हीलियम जैसा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसमें। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चूज करेक्ट रिलेशनशिप, बोला करेक्ट रिलेशनशिप चूज करो। देखो पहला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस। ए प्लस में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा, शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ए प्लस ही बनेगा कि नहीं? तो ए से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा इसका। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब ए प्लस में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिव होगा। तो अगर मैं वैल्यू वाइज देखूं तो डेल्टा एच इजी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है, तो दोनों में माइनस का डिफरेंस होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा कि नहीं? भाई ए से जितना एनर्जी लगा है ए प्लस में जाने में, उतना ही एनर्जी रिलीज होगा ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो। मतलब पहला वाला सही है, पहला सही है। दूसरा, डेल्टा एच इजी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, ये तो गलत लिखा है, ए ही लिख दिया दोनों जगह, तो एकदम गलत लिखा है। डेल्टा एच इजी ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए टू माइनस। समझो A2 माइनस से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे, A2 माइनस से जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो A माइनस ही बनेगा कि नहीं? और A माइनस में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो A2 माइनस ही बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पे साइन माइनस नहीं है और होगा भी नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगा कि नहीं? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है पहले से, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा, याद आ रहा है? तो दोनों का साइन पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये भी सही है, सी भी सही है। डी पे आते हैं। डेल्टा एच इजी ऑफ ए इज इक्वल टू आई वन ऑफ ए प्लस, नहीं ये तो एकदम सरासर गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और सी दोनों, ए सी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? समझ आया? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसी टाइप का क्वेश्चन, मैंने बोला ना इसी टाइप का क्वेश्चन यूजुअली पूछने का बहुत चांस रहता है। तो ये स्टोरी था किसका? ये स्टोरी था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट हो तो जरूर बता दिया करो, कुछ वीडियो चाहिए, कुछ स्पेशल चीज चाहिए, तो वो सब तुम कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं देखूंगा। अगर 5-6 लोग कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक? बट यू हैव टू कमेंट फॉर दैट, ठीक? अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय।